गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वंस अगेन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में क्या होगा। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जिक्र किया था और इसकी ये अगली श्रृंखला है। तो बने रहिए इस वीडियो में और सुनिए अच्छे से कि आखिर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत को चूस लिया, किस प्रकार से शोषण किया, अंग्रेज़ों की क्या क्या नीतियाँ थी। आज हम लोग अंग्रेज़ों के विदेश नीति, शिक्षा नीति, प्रशासनिक नीति, न्यायिक नीति इत्यादि का जिक्र करेंगे। संक्षिप्त जिक्र होगा ये, जो कि बीपीएससी और स्पेशली एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, लेकिन ये आपके यूपीएससी पैटर्न के अनुसार है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अंग्रेज़ों की विदेश नीति क्या थी। देखिए, अंग्रेज़ों की विदेश नीति साम्राज्यवाद थी। वो भारत को गुलाम तो बनाने आए ही थे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, लेकिन उसके अपने लाभ को विस्तृत करने के लिए अलग अलग देशों से मित्रता भी की, शत्रु भी की और संधि भी की। नेपाल सबसे पहला है, पहला जो है नेपाल। नेपाल भारत के बाहर अंग्रेजों का सबसे पहला टकराव नेपाल के साथ होता है। इसी कारण 1814 से 1818 के बीच, 1816 के बीच अंग्रेज और नेपाल के बीच एक भीषण युद्ध होता है, जिसका अंत 1816 में बहुत ही फेमस चर्चित सगौली की संधि से समाप्त होता है। जी हाँ, सगौली की संधि, जिसका जिक्र हाल ही के घटनाक्रम में चल रहा था, जिसमें आपको काला पानी का मुद्दा आपको समझ में आया होगा, तो वो सगौली की संधि से समाप्त हुआ था। अगला है भूटान से संबंधित बातें। लॉर्ड एलिंगन के प्रतिनिधि ने दूर व्यवहार के कारण, मतलब क्रूर व्यवहार बोलिए, उसके कारण और उस पर थोपी गई शर्तों ने दोनों देशों के बीच झगड़े का कारण बना दिया, जिससे अंग्रेजों ने भूटान के सभी प्रमुख दर्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। बर्मा, बर्मा की राजधानी पहले आवा हुआ करती थी और अंग्रेज और बर्मा के मध्य 3 भयंकर युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें बर्मा हार गया और ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसे उसमें मिला लिया गया। तीसरे बर्मा युद्ध के बाद एक संधि होती है, उस संधि का नाम है एंडाबू की संधि। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा को भारत में मिलाया गया था और फाइनली 1935 तक भारत का हिस्सा रहा और 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये 1935 का एक्ट में इसका जिक्र भी है। तिब्बत के बारे में बात करते हैं। तिब्बत, चूँकि यहाँ पर रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, जिससे अंग्रेज चिंतित हो रहे थे, इसी दरमियान यंग हस्बैंड अभियान भेजा गया। तो पूछा जा सकता है कि यंग हस्बैंड कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो तिब्बत के अंग्रेजी विस्तार से जुड़ा हुआ है। यहाँ यंग हस्बैंड अभियान 1940 में लहासा पर आक्रमण किया जाता है और दलाई लामा को वहाँ से भगाया जाता है। अंग्रेजों ने चुम्बी घाटी पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अफगानिस्तान अपने समाज की सुरक्षा करने के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए, पश्चिम उत्तर की सीमा के समाधान के लिए अंग्रेज़ों का अफगानिस्तान से संपर्क हो गया और उसके प्रभाव यहाँ बढ़ रहे थे। चूँकि रूस का प्रभाव बढ़ता रहा था, अंग्रेज चिंतित हो रहे थे और इसी दरमियान पुलिस अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से संबंध बनाने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, अग्रगामी नीति। 1838 से 1842 के बीच में एक युद्ध हुआ, अफगान युद्ध। अंग्रेजों को कुछ इससे फ़ायदा तो नहीं हुआ। गवर्नर जनरल लॉरेंस अफगानिस्तान में कुशल आक्रमण नीति, मास्टर ऑफ द इनएक्टिविटी या कुशल आक्रमणता की नीति किसने चलाया, तो जॉन लॉरेंस ने। 1876 में रिटन वायसराय बने तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ संबंध को और भी बढ़ाकर प्राउड रिजर्व नीति अपनाई। प्राउड रिजर्व नीति अपनाने के लिए किस गवर्नर जनरल का नाम, तो लॉर्ड रिटन, 1876 में। और उसके दौरान उन्होंने दूसरा अफगान युद्ध 1878 में हुआ और 1880 तक लड़ा गया। उसके बाद आते हैं, इसमें एक संधि हुआ था, ये गंडमक की संधि। स्पेलिंग में भी एरर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। गंडमक की संधि थी। इस युद्ध का समाप्ति अफगानिस्तान के साथ। पूछा जा सकता है कि गंडमक की संधि किसके किसके बीच से हुआ है, तो अफगानिस्तान और अंग्रेज के बीच। और इसी दरमियान अफगानिस्तान के संबंध में मध्य राज्य की योजना, जिसको पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट अपनाया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीमा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा भी अंग्रेजों के लिए चिंता का प्रमुख कारण थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी अपनी सीमा के कबीलाइयों से बहुत ही, मतलब उसको संतावना देने के लिए एक नीति अपनाया था। 1849 के बाद अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी सीमा लॉर्ड लॉरेंस की हस्तक्षेप ना करने की नीति के अनुसार चलने लगी। तो लॉर्ड लॉरेंस की एक नीति है जिसका नाम है हस्तक्षेप ना करने की नीति। और 76 में लिटन के आने के बाद कुशल आक्रमणता की नीति समाप्त हो जाती है और अग्रगामी नीति को लागू किया जाता है। लॉर्ड लैंसडाउन ने अग्रगामी नीति का विस्तार किया।
अब आते हैं अंग्रेज शासन का आर्थिक प्रभाव। 1807 के बाद भारतीयों में राजनीति चेतना तो जागने लगी थी और ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का असली चेहरा उनके सामने लाने के लिए भारत के कुछ नेताओं ने अथक प्रयास किए। अंग्रेजी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों के बारे में उन्होंने लिखना स्पष्ट कर दिया। अंग्रेजी सरकार किस प्रकार भारत को लूट रही थी, इसका सबसे पहला जिक्र दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करके यह स्पष्ट किया कि अपनी पुस्तक, उनका पुस्तक का नाम याद रखना होगा आपको, पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रस्तुतन। उन्होंने बेहतरीन ढंग से बताया कि किस प्रकार भारत का धन अंग्रेजों के खाते में जा रहा है। इसके साथ साथ रोमेश चंद्र नाम का एक व्यक्ति जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, एक पुस्तक, साथ ही साथ महादेव गोविंद रानडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जी सुब्रमण्यन अय्यर है, पृथ्वी चंद्र राय हैं। इन्होंने भी बताया है कि भारत का धन किस प्रकार से अंग्रेजों के जेब भर रहा है, अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से लूट खसोट का जो एक तरह से खेल जो चल रहा है उनका जिक्र किया गया है। तो पूछा सकता है किन किन व्यक्तियों के द्वारा अंग्रेजों की जो धन निष्कासन के सिद्धांत पर एक तरह से फोकस, एक तरह से प्रकाश डाला गया है। तो ये 4 व्यक्ति आप याद रखें, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, सुब्रमण्यन अय्यर और पृथ्वी चंद्र रॉय। अगला है कि शिक्षा और प्रेस में क्या हुआ आखिर अंग्रेजों के दरमियान। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की, जिससे मुस्लिम के शिक्षा और उसकी संस्कृति का विकास हो सके। उसी तरह 1791 में जोनाथन डंकन नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिससे हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन जो था, इसका मुख्य फोकस था, इसका विकास हो सके। उसी के पर 1800 मतलब वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के अधिकारियों की शिक्षा के लिए, ये प्रश्न यूपीएससी के 2020 में पूछा गया था कि लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में लगभग एक शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। हालांकि यह 1802 में बंद हो चुका था भारत में। और अगर कहा जाए तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कोलकाता, आगरा और बनारस में भी संस्कृत कॉलेज खोले गए। ओके, 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है कि 1813 में चार्टर एक्ट में भारत के शिक्षा के विकास के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई थी, परंतु 1823 तक ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया, ऐसी कोई राशि दी नहीं गई। उसी प्रकार शिक्षा के विकास में लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र बहुत ही चर्चित है। 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का उसका अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा का जो भरपूर समर्थक था, वो चाहता था कि स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का जो माध्यम हो वो अंग्रेजी हो, अंग्रेजी को पूरा वर्चस्व मिले, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हो। ये मैकाले के शिक्षा का सिद्धांत, इसको अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें कुछ लोगों को शिक्षित किया जाए वो, और उनका एक कर्तव्य होगा कि वो नीचे लोगों के शिक्षा दें। यही है डाउनवर्ड सिद्धांत, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब संदर्भ है शिक्षा से ही, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड जो कि 1854 में भारतीय की भावी शिक्षा, आने वाली शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। उनकी योजना भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच है, क्योंकि उन्होंने गांव में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशाला स्थापित करने की बात की। उसके ऊपर जिला स्तर पर मतलब देसी भाषा में हाई स्कूल हो, और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इसमें विश्वविद्यालय खोले जाएं। स्त्री और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी जरूर हो, पर स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाए रखा जाए। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। 1857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन बनाकर ये पूछा जा सकता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन चार्ल्स वुड डिस्पैच से जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिए फिर से एक बार कि 1854 में इसको सबसे पहले तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाषाई स्कूल, भाषाई भाषा में हाई स्कूल हो, लंदन की तर्ज पर 3 शहर कोलकाता, मद्रास में विश्वविद्यालय खोला गया, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजी जो है वो उच्च शिक्षा का माध्यम बने, और देसी भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा हो, स्कूली स्तर पर शिक्षा हो, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। और 1857 में मुंबई में, मद्रास में और कोलकाता में विश्वविद्यालय खोले गए। बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, शिक्षा विभाग का गठन किया गया। अगला है
जेडी बेथुन 1849 में कोलकाता में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने, पूछा जा सकता है जेडी बेथुन किससे जुड़े हुए हैं, तो ये स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वे जो है तेनू स्कूल की स्थापना की है। इसी समय बिहार में क्या हुआ, पूसा में, बिहार के पूसा में कृषि संस्थान और रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना होती है। उसके बाद फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ एक आयोग है हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83, जो कि सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिससे शिक्षा की दिशा का निर्धारण हो सके, उसका प्रगति क्या हो रहा है उसकी समीक्षा की जा सके। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य जो था, ध्यान रहे, पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग का कार्य किस स्तर तक था, तो इसका प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का लेना देना था। इसको हायर एजुकेशन यानी विश्वविद्यालय से उसका कोई लेना देना नहीं था। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई इसी तरह। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालय की स्थिति को जांचने के लिए थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन बनाया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। उसी प्रकार सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। 1919 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति, उनका नाम था सैडलर, उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जो कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। तो सैडलर शिक्षा जो आया है, ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सैडलर आयोग। हाटोक समिति ये 1929 में बनाई गई थी। इस समिति ने कहा कि विश्वविद्यालय परिवेश संबंधी नियम अत्यंत कठिन होने चाहिए, अत्यंत हार्ड होने चाहिए। उसके बाद वर्धा शिक्षा आयोग है, योजना है, 1937 का है, जिसमें कांग्रेस शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित की गई और उसका अध्यक्षता किसने किया था, दैट कुड बी आस्क्ड, तो इसका अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की थी। इसका मूल उद्देश्य क्या है, यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मूल उद्देश्य था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा हो, जो कि गांधी जी का एक योजना भी था, यह गांधी जी की योजना से प्रभावित भी था। उसके बाद सर्जेंट योजना 1944, शिक्षा की एक ऐसी राष्ट्रीय योजना जिससे तकनीकी, वाणिज्य, कला विषय की शिक्षा की व्यवस्था की बात हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, शारीरिक शिक्षा हो, विकलांगों की शिक्षा हो, विद्यालय पर जोर दिया जाए इत्यादि पर विकास किया गया। उसके बाद आता है राधा कृष्ण आयोग 1948-49 में। राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसमें शिक्षा के 4 उद्देश्य की बात की गई है। एक सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इसी शिक्षा के तर्ज पर शांति निकेतन, जामिया मिलिया की तरह ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हो, और इसी के संदर्भ में 1953 में राधाकृष्णन आयोग के निर्देशानुसार ही ये आज यूजीसी का गठन हुआ। 1953 में यूजीसी बना, जिसे बाद में संसद के द्वारा 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक कानून बनाकर स्वायत्त शासी परिषद बना दिया गया, निकाय बना दिया गया। फिर आता है कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 और 66 के दरमियान 1964 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। इसका कार्य शिक्षा के उन क्षेत्रों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना जो कि 1968 में राष्ट्र शिक्षा नीति बनाई जाए। कैसा हो राष्ट्र नीति, क्या हो राष्ट्र शिक्षा का नीति, किन किन बातों पर ध्यान दी जाए, इसका पहला प्रयास कोठारी आयोग के द्वारा किया गया और 1968 में राष्ट्र शिक्षा नीति बनाई गई। इस नीति में कहा गया कि राष्ट्र आय का कम से कम जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। अफसोस के बात कि आज तक भारत में शिक्षा का जो जीडीपी में खर्चा है, जीडीपी का कितना % शिक्षा में होता है, ये लिख भेजिए मुझे अपने कमेंट सेक्शन में। और आपको उससे भारतीय शिक्षा की दयनीय स्थिति और उस पर प्राइवेटाइजेशन का जिस तरह से बढ़ता प्रकोप है, किस प्रकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, आज शिक्षा का मंदिर किस प्रकार से एक बाजार बन गया है, सोचिए इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये शिक्षा जो कि आप सोचिए, कोठारी आयोग 1964 की बात है जिसमें जीडीपी पर 6% की बात की गई थी, लेकिन आज तक कितना % पार नहीं हुआ है, ये मुझे कमेंट में लिखिए आप। हालांकि कोठारी आयोग ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की, जिसे आगे चल के फिर हमारे राइट टू एजुकेशन में घुसाया भी गया, प्रवेश भी कराया गया। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया ताकि केंद्र और राज्य दोनों उस पर अपनी नीतियाँ बना सकें। नवीन शिक्षा नीति 1986 में नवीन शिक्षा नीति आई और फाइनली आपको पता होगा 2020 में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है। देखते हैं ढाक के 3 पाद वाले बात ना हो जाए, इसमें बड़ी बड़ी बातें तो की गई है लेकिन धरातल पर क्या कदम उठता है, किस प्रकार से शिक्षा पर फोकस किया जाता है, शिक्षा का नीड क्या है आज
लगभग 40 से 45% युवा बेरोजगार है। सोचिए आखिर क्यों? बीएससी ऑनर्स, एमएससी ऑनर्स करने के पश्चात भी आप घर बैठकर इस तरह की आप मतलब समय पास कर रहे हैं। आखिर क्यों? हमारी शिक्षा हमें प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पा रही है? क्या कमियां हैं? इन शिक्षा पर तर्क होगा किसी और दिन। आगे बढ़ता हूं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बार पूछा गया है। 1878 में लॉर्ड लीटन के समय लाया गया था। इसे देसी भाषा के विभिन्न, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था कि देसी भाषा का जो विभिन्न समाचार पत्र था जो राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन पर एक तालाबंदी लगा दी जाए, उनका सेंसरशिप कर दिया जाए। इसलिए इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। हालांकि लॉर्ड रिपन जो बहुत ही बेहतरीन भारत के 1878 में 76 में इनका शासनकाल आया, इन्होंने कोशिश किया और इसको हटा दिया, समाप्त किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन माना जा सकता है। इल्बर्ट बिल विवाद, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 का मामला है, जिसमें क्या हुआ, तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड रिपन थे। उन्होंने इस बिल के माध्यम से भारत के न्यायाधीशों को अंग्रेज के न्यायाधीश के समकक्ष खड़ा कर दिया। लेकिन इस बिल का सभी अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, लेकिन जिसके कारण ये पास भी नहीं हो सका। अब आते हैं हम लोग अंग्रेजों के प्रशासनिक और न्यायिक सुधार पर चर्चा करेंगे। पुलिस व्यवस्था में सुधार का कार्य सबसे पहले किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसने पुरानी पुलिस व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण किया। यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी के मेंस में, तो ध्यान दीजिए इस पर कि आधुनिकीकरण शिक्षा, आज का पुलिस का आधुनिकीकरण है जो आप देख रहे हैं पुलिसी सिस्टम, ये जो कॉलोनियल सिस्टम हम जो हो रहे हैं 1860 से 1873 से, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलोनियल औपनिवेशीकरण का देन है। हम उससे अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। ढेर सारी कमियां हैं, कुछ सुधार की जरूरत है। लगातार आप देख रहे हैं कस्टोडियल डेथ हो रहा है, जुडिशियल हत्या हो रही है। क्या हो रहा है आखिर? हमारे पुलिस सिस्टम में कितनी कमियां हैं, इन कमियों पर भी किसी दिन एक जिक्र होगा। पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा गया, प्रत्येक जिला में एक पुलिस अधीक्षक होगा। पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा। प्रत्येक थाना में एक दरोगा होगा। हालांकि जब गवर्नर लॉर्ड जनरल आया तो 1808 में डिवीजन के लिए एक एसपी की नियुक्ति की बात की। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक का कार्यालय समाप्त कर दिया और जिला कलेक्टर या दंडाधिकारी पुलिस विभाग को उसका प्रमुख बना दिया गया। 1807 में पुलिस आयोग की सिफारिश से ही भारतीय पुलिस अधिनियम 1888, 1878, 1902 में पुलिस में आयोग ने केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई, प्रांतों के लिए सीआईडी की स्थापना की सिफारिश की। अब आते हैं न्यायिक सुधार में। न्यायिक सुधार की दिशा में सबसे पहला प्रयास गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का था, जिसने प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालत। मुझे आप बताइए कि जिला दीवानी अदालत क्या करता है और जिला फौजदारी अदालत क्या करता है, दोनों के बारे में लिख के भेजिए मुझे, तो मैं समझूंगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, वरना डिसलाइक्स कीजिए वीडियो को और बताइए मुझे और क्या इसमें करना चाहिए। यू नो आई डोंट हैव एनी सफिशिएंट टेक्निकल टीम और आई जस्ट यूज माई मोबाइल फोन फॉर uploading this video and my little effort to try to best how to teach the student who are preparing UPSC and some other competitive examination। मैं नो बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, लेकिन प्रत्येक वीडियो को आप जब चलाओगे तो उसमें प्रचार प्रसार एड्स इतने डाल दिए जाते हैं कि बच्चा तंग हो जाता है। मेरी ये वीडियो किसी प्रकार का एड नहीं है, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी शुरुआती है इसलिए हो सकता है इसको बोरिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे आप में इसमें रुचि लगाने के बाद आपको अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया था और जिला फौजदारी को समाप्त कर दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने न्यायिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर 1793 में कॉर्नवालिस कोड को, जिसको हम लोग कॉर्नवालिस कोड से जानते हैं, उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता था। तो संक्षेप में यूरोपियों के मामले में भी अदालतों को अधीन कर दिया गया। तो उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 प्रांतीय अपील और भवन न्यायालय को समाप्त कर राजस्व और भ्रमणकारी आयुक्तों के अधीन कर दिया। न्यायालयों की भाषा उस समय फारसी हुआ करती थी। भारतीय विधि को कोडिफिकेशन करने के लिए 1835 में
मेघालय की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। पहला बार विधि आयोग 1833, हालांकि 33 का एक्ट था, और 35 में मेघालय की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज आप दीवानी नियम संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 पढ़ते हैं, उसका बहुत सा एक्ट हमारे ऊपर लागू होता है आज। उसके बाद फौजदारी नियम संहिता 1861 है। 1865 में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट में विलय कर दिया गया। मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो 1865 में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट में विलय किया गया। 1935 में एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, जो आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। 1870 में लॉर्ड वित्त के, लॉर्ड जो भी लॉर्ड हो 1870 के आसपास, जो उन्होंने वित्त के विकेंद्रीकरण पर फोकस किया, लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन के पर बल दिया। और 1908 में स्थानीय स्वशासन की समीक्षा के लिए राजकीय आयोग की स्थापना की जाती है। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत आपको पता चलेगा कि स्थानीय शासन को लोकप्रिय सरकार के तहत अधीन हस्तांतरण विषय बनाया गया था। 1919 का एक्ट बताता है कि स्थानीय शासन जो होगा वो हस्तांतरणीय विषय होगा। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा स्थानीय करों के बीच पृथक्करण को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय और स्थानिक कर थे, उनके बीच जो सेपरेशन था उसको समाप्त किया गया 1935 के एक्ट के माध्यम से। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। काफ़ी बोरिंग हो रहे हैं आप, मुझे पता है, और ये चूँकि आपको पूरा इस वीडियो में बोरियत भर दी गई मैंने इस वीडियो में आपको। देखिए, इस वीडियो को अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए। और मेरा एक बात यह है कि इस वीडियो में आपको शिक्षा से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई है। शिक्षा के संबंध में एक लाइन से आपको आयोग के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद न्यायिक सुधार, उसके प्रशासनिक सुधार के लिए क्या काम किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों की जो विदेश नीति थी उसमें हम लोगों ने चर्चा किया है। अंग्रेज़ों की विदेश नीति, किस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने विदेश नीति को बेहतरीन बनाया जब तक वो भारत में रहे, किस प्रकार उनका संबंध नेपाल, भूटान, बर्मा, अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत से जुड़ा रहा, किस प्रकार से इन्होंने इन सब को बैलेंस किया, और अफ़गानिस्तान को किस प्रकार से बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया, और रसिया और अमेरिका के लिए एक दरवाज़ा खुल गया, और जिसने कोल्ड वार को जन्म दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इसको आगे बढ़ाइए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अलॉट वंस अगेन, गुड बाय।